अगर हम लोग बात करते हैं पुराने लेक्चर की, तो मैंने आपको अभी तक जो भी हमने लेक्चर डिस्कस करे हैं उसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको बेसिक बताया था एसी सिस्टम का। देन हमने देखा था कि सिंगल फेज वर्सेस थ्री फेज सिस्टम को एनालाइज करा था। तो हमने सीखा था कि भाई थ्री फेज सिस्टम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है एज़ कम्पेयर टू द सिंगल फेज सिस्टम, और उसके ऊपर हमने 5 पॉइंट भी डिस्कस करे थे, जिसकी बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि थ्री फेज सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू द सिंगल फेज सिस्टम। तो यहाँ से पावर सिस्टम इंजीनियर्स ने एक डिसीजन लिया कि हम लोग जो भी पावर को यूज करेंगे, यानी कि जो भी पावर को हम लोग ट्रांसफर करेंगे, जनरेट करेंगे, ट्रांसमिशन करेंगे, ये सब का सब हम लोग किस में करेंगे? थ्री फेज सिस्टम में करेंगे। यानी कि हम थ्री फेज सिस्टम में ही इसे जनरेट करेंगे और थ्री फेज में ही इसे ट्रांसमिट करेंगे। तो ऐसा करने के लिए हमने एक सेटअप तैयार करा, एक प्रोसेस बनाया। तो जिसमें हमने सबसे पहले हम पावर को जनरेट करेंगे, थ्री फेज एसी पावर को। देन उस पावर को मैं ट्रांसमिट करूंगा एंड देन फाइनली उसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, जैसे जैसे हमारे पास लोड्स हैं या जो भी हमारे पास कंज्यूमर्स हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं जनरेशन की, तो जनरेशन बेसिकली 11 किलो वोल्ट में होता है। रीजन क्या है कि अल्टरनेटर्स जो होते हैं जिससे हम जनरेट करते हैं उनकी एक कैपेसिटी है या लिमिटेशंस है उनकी, तो हम लोग 11 किलो वोल्ट पे उनको जनरेट करते हैं वोल्टेज को। ट्रांसमिशन की बात करें तो 765 किलो वोल्ट पे ट्रांसमिट किया जाता है, ये मैक्सिमम वोल्टेज है इंडिया में। 765 और आगे भी इस पे काम चल रहा है, वैसे 765 भी है, 400 किलो वोल्ट, कई सारे हमारे पास वोल्टेज लेवल हैं, वो कभी और चर्चा करेंगे। तो बेसिकली बात ये है कि ट्रांसमिशन हम लोग बहुत हाई वोल्टेज पे करते हैं, एचवीएसी, हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन। रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल सा है कि वोल्टेज हम जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना कम करंट उतना कम करंट में हमें पावर को ट्रांसफर करना होगा, और जितना कम करंट होगा उतने कम लॉसेज होंगे। अगेन लॉसेज भी कम होंगे, यानी कि हमारे ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी वोल्टेज बढ़ाने से। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि कॉपर भी कम लगेगा, क्योंकि मैंने अभी पुराने लेक्चर में आपको बताया था कि भाई जो सॉरी, जो कॉपर लगता है वो कॉपर क्या है, यानी कि वायर की जो थिकनेस होती है वो एम्परेज से डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो हाई वोल्टेज, कम कॉपर, कम लॉसेस, तो इसीलिए हम लोग ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज में करेंगे ना। अगर बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन 33 किलो वोल्ट से स्टार्ट हो जाता है। इंडस्ट्रीज में हाई वोल्टेज की जरूरत होती है, 11 किलो वोल्ट समथिंग, 3.3 किलो वोल्ट समथिंग, और घरों में हमें 220 वोल्ट की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट पिक्चर है वोल्टेजेस की। नाउ अगर हम बात करते हैं 11 से 765, यानी कि अगर मुझे वोल्टेज को स्टेप अप करना है तो यहाँ पे मुझे एक ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम जानते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर जरूरत पड़ेगी। नाउ अब सेम जब मुझे वोल्टेज को स्टेप डाउन करना है तो अगेन एक ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी, जो कि क्या करेगा? वोल्टेज को स्टेप डाउन करके देगा। नाउ क्योंकि ये सारा का सारा ट्रांसमिशन जो है थ्री फेज में हो रहा है, तो जो हमारे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर थे वो तो यहाँ काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या जरूरत पड़ेगी? हमें जरूरत पड़ेगी थ्री फेज ट्रांसफार्मर की। तो यहाँ से एग्जैक्ट पिक्चर निकल के आती कि क्यों हमें थ्री फेज ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है। नाउ अगर हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर की बात कर लें, तो बेसिकली ऐसे ट्रांसफार्मर जिसके अंदर जो वाइंडिंग्स होती हैं वो थ्री फेज कनेक्शंस के अंदर जुड़ी होती हैं। यानी कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर में 3 वाइंडिंग होंगी जो कि थ्री फेज कनेक्शन में जुड़ी होंगी। कौन कौन से पॉपुलर कनेक्शन है हमारे पास? एक स्टार हो गया, डेल्टा हो गया, इस तरीके से हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं थ्री फेज वाइंडिंग के। ना अगर हम बात करते हैं, ये 2 तरीके हैं हम जिनसे वाइंडिंग को जोड़ सकते हैं, यानी कि 2 तरीके हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर बनाने के। अगर आपसे कहा जाए कि कैसे तुम थ्री फेज ट्रांसफार्मर बनाओगे, तो देयर आर 2 पॉसिबल वेज। पहला तरीका होता है कि हम क्या करें, 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ले लें। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करें, 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लें और उन तीनों का जो वोल्टेज है वो 120 डिग्री से आउट ऑफ फेज कर दें और उन्हें आपस में वाइंडिंग को जोड़ दें स्टार या डेल्टा में। तो हमारे पास एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर मिल जाएगा हमें, 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के रूप में। दूसरा तरीका क्या है कि मैं पूरा का पूरा एक सिंगल थ्री फेज ट्रांसफार्मर डिजाइन करूं। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं जिनसे हम लोग थ्री फेज ट्रांसफार्मर को बना सकते हैं। तो इस पूरे लेक्चर के अंदर मेरा नाम प्रांजल है, और आज इस पूरे लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर को थोड़ा सा अंदर से जानेंगे, उसके कोर और कंस्ट्रक्शन को हल्का सा सीखेंगे और जानेंगे कि कितना, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही बताऊंगा आपको, और जानेंगे कि कैसे थ्री फेज ट्रांसफार्मर काम करता है। नाउ अगर हम बात करते हैं 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की, यानी कि पहला कनेक्शन, अगर मैं पहला फर्स्ट कनेक्शन लेता हूं, मैं क्या करूंगा कि 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लूंगा। तो मैंने 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ले लिए जो अब तक हम पढ़ के आए हैं। तो जब 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लूंगा तो उसमें मुझे 3 प्राइमरी साइड मिलेंगी और 3 सेकेंडरी साइड मिलेंगी। नाउ इन 3 प्राइमरी साइड को मैं स्टार या डेल्टा में कनेक्ट कर सकता हूं। इसी तरीके से ये जो 3 सेकेंडरी साइड है इन्हें भी मैं स्टार या डेल्टा में कनेक्ट कर दूंगा। तो एक तो ये तरीका हो गया जिससे हमारा थ्री फेज ट्रांसफार्मर मिल जाएगा। यानी कि आप क्या करो, 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लो और उनकी प्राइमरी साइड को स्टार या डेल्टा में और सेकेंडरी साइड को भी स्टार या डेल्टा में कनेक्ट कर दो और काम खत्म, हमें थ्री फेज ट्रांसफार्मर हमारा तैयार है। दूसरा तरीका क्या है कि सिंगल थ्री फेज ट्रांसफार्मर ले लूं, यानी कि केवल एक लूंगा ट्रांसफार्मर जो कि थ्री फेज होगा।
इसमें क्या होता है, ये कुछ इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। इस पे हम लोग एक लिम्ब पे हम लोग क्या करेंगे, रेड, एक पे येलो और एक पे ब्लू, यानी कि RYB 3 फेज। तो 3 फेज हम लोग जो 3 फेज हमारी वाइंडिंग है उसे हम लोग क्या करेंगे, एक लिम्ब पे एक फेज, दूसरे लिम्ब पे दूसरा फेज और तीसरे लिम्ब पे थर्ड फेज को हम लोग वाउंड कर देंगे। ओके, इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि तीनों की तीनों वाइंडिंग की प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही लिम्ब पे बंधी होती है, यानी कि रेड की अगर आर फेज की बात करता हूं तो आर की प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही फेज पे, इसी तरीके से येलो की भी प्राइमरी सेकेंडरी एक ही फेज पे। जैसे कंसंट्रिक वाइंडिंग होती है, हम लोगों ने पढ़ा होगा, आप अगर नहीं पढ़ा है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसके ऊपर एक अलग लेक्चर बना दूंगा, टाइप्स ऑफ वाइंडिंग। आई होप शायद मैंने इनको पुराने लेक्चर्स में कवर किया है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन बताना, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अलग अलग तरीके की वाइंडिंग हो, तो बेसिकली कंसंट्रिक वाइंडिंग क्या होती है कि हम लोग अंदर क्या करते हैं, लो वोल्टेज कर देते हैं और बाहर हाई वोल्टेज वाइंडिंग, इस तरीके से करके हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन हो गया ना, ये दिखेगा कैसे, तो इसको जरा देख लेते हैं। तो अगर मैं ये जो लिखा हुआ है इसको डायग्राम की तरह शो करूं, तो पहले हमने क्या करा, प्राइमरी वाइंडिंग कर दी या सेकंड जो भी है, एक वाइंडिंग हमने करी प्राइमरी, देन उसके ऊपर सेकेंडरी कर दी। इसी तरीके से येलो फेस की यानी कि वाई फेस की एक वाइंडिंग करी प्राइमरी साइड की, देन इसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग कर दी। इसी तरीके से वाई फेस की प्राइमरी साइड एंड देन सेकेंडरी साइड, इसको हमने इस तरीके से माउंट अप कर दिया। ओके, ये चीज क्लियर हो गई होगी, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अंदर तुम्हारी लो वोल्टेज वाइंडिंग आएगी और बाहर हाई वोल्टेज आएगी। इसका रीजन मैं पुराने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि लो वोल्टेज वाइंडिंग अंदर इसलिए रखते हैं ताकि क्या हो, आपको इंसुलेशन रिक्वायरमेंट कम हो। क्लियर हो गया यहाँ पे ना। तो ये हो गया लगभग, अगर हम बात करते सिंगल 3 फेज ट्रांसफार्मर, यानी कि अगर तुम मार्केट से सिंगल 3 फेज ट्रांसफार्मर को खोलोगे तो कुछ इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर दिखेगा। 3 लिम होंगे, उन 3 पे हमारी इस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग की होगी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आर का जो लिम्ब होगा उस पर केवल आर की प्राइमरी सेकेंडरी होगी, येलो का यानी कि सेकंड फेज का जो लिम्ब होगा उस पर सेकंड फेज की वाइंडिंग होगी, एंड देन वाई के बाद जब ब्लू की बात करते हैं RYB, तो बी का जो लिम्ब होगा उस पे बी की वाइंडिंग होगी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। नाउ आगे चलते हैं। एडवांटेज क्या है 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, यानी अगर मैं 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ले लेता हूं तो उसकी क्या एडवांटेज होंगे। तो सबसे पहला, सस्ता पड़ेगा स्पेयर पार्ट्स में रखने के लिए, यानी कि अगर मान लेते हैं मैं रखना चाहूँ इन्वेंट्री में, यानी कि एक्स्ट्रा स्टॉक रखना चाहूँ, तो एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को रखना बहुत आसान है, काफी सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू द एक 3 फेज ट्रांसफार्मर। यानी कि आपके गोडाउन में एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर रखा हुआ है और एक वो काफी सस्ता पड़ेगा एज कम्पेयर टू एक 3 फेज ट्रांसफार्मर आपने अपने गोडाउन में रखा हुआ है। दूसरा पॉइंट, ओपन डेल्टा ऑपरेशन इज पॉसिबल ड्यूरिंग फॉल्ट इन वन फेज, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि मान लेते हैं हमारे पास तीन वाइंडिंग है, अब उनमें से एक वाइंडिंग जल गई, तो ओपन डेल्टा ऑपरेशन एक होता है, इसको हम लोग आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो ओपन डेल्टा यहाँ पे मैं केवल आपको बेसिक बता देता हूँ। क्या होता है कि अगर डेल्टा की बात करें तो 3 वाइंडिंग होती हैं। अब क्या होता है, कभी कभी फॉल्ट आने पे केवल एक ही वाइंडिंग में फॉल्ट आया और मान लेते हैं एक कोई फेस जल गया, तो ऐसे केस में ओपन डेल्टा ऑपरेशन पॉसिबल करवा सकते हैं, यानी कि हम लोग 2 वाइंडिंग की मदद से भी 3 फेज ऑपरेशन हमारा चल सकता है, घरों की सप्लाई आ सकती है। लेकिन ऐसा करने के लिए हमारे पास ये तभी पॉसिबल है जब 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हो, जिससे अगर एक ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल गई तो उसे हम हटा देंगे और जो बचे हुए 2 ट्रांसफार्मर हैं उससे हम लोग थोड़ा सा कम पावर के साथ डील कर लेंगे और हमारा जो सप्लाई होगी वो चलती रहेगी, यानी लाइट नहीं जाएगी पूरे शहर की, मतलब या पूरे सिस्टम की लाइट नहीं जाएगी, 2 फेज से काम चल जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल ओपन डेल्टा ऑपरेशन। पर ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हो। अगर आपके पास सिंगल 3 फेज है, यानी कि एक 3 फेज ट्रांसफार्मर है, उसकी अगर एक वाइंडिंग जल गई तो आपको पूरा ट्रांसफार्मर ही रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जब ट्रांसफार्मर को रिप्लेस करोगे तो बचे हुए 2 फेज भी आपके कट करने पड़ेंगे, यानी कि सप्लाई इंटरप्ट होगी या डिस्टर्ब होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है, जितने के जितने 3 फेज जो होंगे इनका मैग्नेटिक सर्किट अलग होगा, आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। देखो अगर हम बात करते हैं, अगर हम अभी पीछे मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, अगर मैं बात करता हूं सिंगल ट्रांसफार्मर का जो 3 फेज होगा, तो उसमें आपने देखा था एक ही ट्रांसफार्मर पे RYV फेज थे और उनका जो मैग्नेटिक सर्किट था वो एक सा था, मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ, ये मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है इसको देख लो। जैसे अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास था कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे हमने आर फेज था, यहाँ पे हमारा वाई फेज था और यहाँ पे हमारा बी फेज था। तो देखो मैग्नेटिक सर्किट क्या था, ये मैग्नेटिक सर्किट है, ये मैग्नेटिक सर्किट है। ठीक है, तो देखो कॉमन मैग्नेटिक सर्किट है, यानी कि एक ही कोर है तो कॉमन मैग्नेटिक सर्किट है। ठीक है, तो तीनों फेजेस में क्या है, कॉमन मैग्नेटिक सर्किट है, कॉमन मैग्नेटिक
सर्किट, यानी कॉमन मैग्नेटिक सर्किट के साथ हम लोग डील कर रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो अगर किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में मान लेते हैं अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो तीनों के तीनों फेज को अफेक्ट करेगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की, तो भाई हमारे पास एक ट्रांसफार्मर का मैग्नेटिक सर्किट अलग है, ये आर का हो गया, एक अलग सर्किट ये वाई का हो गया, और एक ट्रांसफार्मर सिंगल फेज जो है वो बी का हो गया। तो अगर इसके मैग्नेटिक सर्किट में कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये दोनों के मैग्नेटिक सर्किट क्या होंगे, एक दूसरे से सेपरेट है। तो ये एक बड़ी खास बात है, यानी कि एक मैग्नेटिक सर्किट जो होगा सारे तीनों के तीनों फेजेस का मैग्नेटिक सर्किट एकदम अलग है। ठीक है, तो एक की प्रॉब्लम दूसरे में नहीं जाएगी। ठीक, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मैग्नेटिक आइसोलेशन। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक आइसोलेशन। ओके, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। नाउ आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर देते हैं। ये जस्ट एक सिंपल सा पॉइंट है कि इसको हम लोग 3 फेज ट्रांसफार्मर बैंक भी कहते हैं। यानी कभी कभी आप न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करोगे तो वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा 3 फेज ट्रांसफार्मर बैंक, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है। 3 फेज ट्रांसफार्मर बैंक का मतलब 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात कही जा रही है। ओके, नाउ अब फीचर की बात कर लेते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर की। अगर 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से हमें बनाना है और इतने अच्छे पॉइंट हैं, तो 3 फेज ट्रांसफार्मर की क्या जरूरत है उसको भी सीख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, 15% सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू द 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। यानी कि अगर तुम 3 फेज पावर को जनरेट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लोगे तो उनकी जो ओवरऑल कॉस्ट आएगी वो 15% महंगी आएगी एज कंपेयर टू अगर तुम एक ट्रांसफार्मर 3 फेज का डिजाइन करते हो। क्लियर हो गया यहाँ पे? यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि हमारे पास चीप अगर हम स्टॉक में रख रहे हैं तो 3 फेज ट्रांसफार्मर महंगा पड़ेगा। यहाँ पे स्टॉक में रखने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही है 3 फेज ट्रांसफार्मर को डिजाइन करने की बात। तो अगर 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से तुम अगर 3 फेज पावर जनरेट करते हो तो वो तुम्हें 15% महंगी पड़ेगी एज कंपेयर टू द एक ट्रांसफार्मर 3 फेज ट्रांसफार्मर से आप कर रहे हो। क्लियर हो गया यहाँ पे? नेक्स्ट पॉइंट, लेस स्पेस ऑक्युपाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि भाई आप अगर 3 ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं तो ज्यादा जगह घेरेंगे बजाय एक सिंगल ट्रांसफार्मर के। 2 टाइप होते हैं इसके, अब इसको जरा सीख लेते हैं बहुत ध्यान से। 2 टाइप होते हैं, एक होता है आपका कोर टाइप एंड अदर वन इज द शेल टाइप। बिल्कुल वैसे ही जैसे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर था उसी तरीके से यहाँ पे होता है। कोर टाइप की बात कर लें तो उसके अंदर 3 लिम्ब होंगे। पहचान क्या है इसकी कि इसके अंदर 3 लिम्ब होंगे, कुछ इस तरीके से वो इसकी पिक्चर होगी जैसा हमने पीछे देखा था। एक पे हमारा आर फेज का एक लिम्ब आर फेज का होगा, एक वाई फेज का होगा और एक बी फेज का होगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं शेल टाइप, इसके 5 लिम्ब होंगे। तो 5 लिम्ब जैसे कुछ इस तरीके का इसका डायग्राम दिखेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, काउंट कर सकते हो ना। लिम्ब में अगर कंफ्यूजन है तो बता दे रहा हूँ, ये जो वर्टिकल पिलर्स हैं दिस इज व्हाट वी कॉल लिम्ब। तो ये जैसे वर्टिकल है तो ये क्या कहलाएंगे, ये आपके लिम्ब है। तो देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5। तो ये बेसिकली ये 5 लिम्ब है और इसमें कितने 1 2 और 3, तो ये 3 लिम्ब है। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पे? तो 5 लिम्ब होंगे शेल टाइप में ना। अगर हम लोग इसके थोड़ा सा अंदर जाके बात करें, ठीक, तो सबसे पहले हम इस पे वाइंडिंग कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसमें वाइंडिंग की जाएगी, एक आर वाइंडिंग, एक वाई वाइंडिंग और एक बी वाइंडिंग। तो जैसा हमने वहां करा था बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे है ना। अगर हम बात करते हैं 3 लिम्ब वाले ट्रांसफार्मर की, तो इसके अंदर जो फ्लक्स होगा वो कुछ इस तरीके से मूव करेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे फ्लक्स के लीक होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि क्या है, सिंगल कोर पे सिंगल लिम्ब पे आपने लगाया हुआ है और एयर का मतलब एयर वैसे तो नहीं है, लेकिन देखो अगर साइड वाली वाइंडिंग्स की बात करी जाए तो चांसेस हैं लीक होने के ज्यादा है। जैसा कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में हमने पढ़ा था कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो होता है वहां पे भी लीकेज के चांसेस ज्यादा होते हैं कोर टाइप में। तो बिल्कुल इसी तरीके से तो यहाँ पे लार्ज लीकेज होगा, और हम जानते हैं अगर लार्ज लीकेज होगा तो पुअर वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। ये चीज हमने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में डील करी थी कि लीकेज जो होता है वो वोल्टेज रेगुलेशन को अफेक्ट करता है, क्योंकि लीकेज एक्सेल आ जाता है पिक्चर में, एक्सेल यानी कि लीकेज रिएक्टेंस, और उसकी वजह से वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो पुअर हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर जहां पे भी यूज होंगे, चाहे सिंगल फेज या 3 फेज, वहां पे लीकेज ज्यादा होगा और पुअर वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं शेल टाइप की, तो आप देख सकते हो सारा का सारा फ्लक्स जो है वो ऑलमोस्ट इंटैक्ट है, यानी कि पूरा का पूरा अंदर है, कन्फाइंड है इन कोर के अंदर, यानी कि कोर के बाहर फ्लक्स नहीं जा रहा है, कोर के अंदर ही है। तो जब सारा फ्लक्स कोर के अंदर है तो लीकेज कम होगा, और लीकेज कम होगा तो क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन काफी अच्छा मिलेगा। तो अगर पूछा जाए कि कहां पे कौन सा यूज करोगे, तो भाई अगर आपको ऐसे कोई एप्लीकेशन की जरूरत है जहां पे तुम चाहते हो कि वोल्टेज फ्लक्चुएशंस ज्यादा ना हो लोड चेंज करने पे, तो वहां पे आप लोग शेल टाइप यूज करोगे। और अगर कोई ऐसी जगह चाहते हो जहां पे काफी वोल्टेज फ्लक्चुएशंस आपके लिए इतना प्रायोरिटी नहीं है कि ठीक है यार पैसा बचाना ज्यादा जरूरी है, तो आप क्या करोगे, कोर टाइप यूज करोगे। ऑब्वियस सी चीज है, कोर टाइप सस्ता है, क्योंकि इसमें देखो आप कि जो कोर है वो कम कोर यूज हो रही है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या सीआरजीयू कम यूज होगा, लेकिन शेल टाइप बनाने के लिए 5 लिम्ब बनाने पड़ेंगे तो महंगा पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आपके लिए प्रायोरिटी है कि वोल्टेज चेंज ना हो, वोल्टेज फ्लक्चुएट ना हो लोड चेंज करने पे,
पैसा कितना भी खर्च हो जाए तो आप शेल टाइप यूज़ करोगे। और अगर आपके लिए प्रायोरिटी है कि नहीं पैसा बचना चाहिए, वोल्टेज फ्लक्चुएशन हम बर्दाश्त कर लेंगे, तो वहाँ पे 3 लिंब वाला कोर टाइप आप 3 फेज ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करोगे। नाउ आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस लेक्चर में मैंने आपको 3 फेज ट्रांसफार्मर के हम लोग अंदर गए हैं, थोड़ा डीप में सीखा है, कौन सा कहाँ यूज़ करना है इसके बारे में बेसिक डिस्कस करा है। नाउ आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपके डायरेक्टली वाइंडिंग पे आऊँगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इतना इंपॉर्टेंट इसमें नहीं आता है, तो हम मेरी कोशिश रहेगी कि उसको कभी और देखें। इसके बाद डायरेक्टली हम लोग वाइंडिंग्स में घुसेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से 3 फेज ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग को कवर करा जाता है, कैसे स्टार और डेल्टा कनेक्टेड होते हैं, इनका मतलब क्या है, इन सब चीज़ों को सीखेंगे, कहाँ कौन सा यूज़ करना है। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ नया सीखा है तो ज़रूर बताएँ, काफ़ी लोगों को हेल्प होती है। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने इसको लेक्चर को ध्यान से सुना। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।